हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे थे कुमाऊं कमिश्नर्स के बारे में और पिछली वीडियो में हमने लोशिंगटन तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने एक पॉइंट गलत यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको लोशिंगटन जब हम पढ़ रहे थे तो उस पे मैंने बताया था कि जो अगले हमारे कुमाऊं कमिश्नर होंगे वो इस समय यहाँ पे क्या थे, डिप्यूटी आपके कमिश्नर थे। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म कराया था। कब लैंड रिफॉर्म इन्होंने कराया था? तो ये 8th लैंड रिफॉर्म था 1840 का। तो जो मैंने गलती से ये बता दिया था कि ये पहला क्या था, फर्स्ट साइंटिफिक आपका लैंड सेटलमेंट था, जो कि हमारा पॉइंट क्या है, गलत है। ये बैटन ने नहीं किया था, वो बैकेट ने किया था। जो अभी हम हेनरी रैमजे जब पढ़ेंगे उसमें हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि फर्स्ट साइंटिफिक लैंड रिफॉर्म आखिर बैकेट ने किया क्यों था। तो ये पॉइंट हमने जरा सा गलती से पढ़ा दिया था उस पे पिछली वीडियो पे जब हम लूशिंगटन पढ़ लेते तो वो पॉइंट आप करेक्ट कर लीजिएगा कि बैटन ने पहला साइंटिफिक नहीं कराया था, किसने कराया था, बैकेट ने कराया था। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि बैकेट ने कैसे साइंटिफिक कराया था। तो वो पॉइंट गलत हो गया था कि बैटन ने पहला साइंटिफिक रिफॉर्म कराया था, वो बैटन नहीं थे, वो बैकेट थे। ठीक है, तो वो आप सही कर लीजिएगा। तो अब आज के टॉपिक में हम आते हैं। जो हमारे अगले कुमाऊं कमिश्नर होंगे, वो हमारे अगले कुमाऊं कमिश्नर है कौन, जॉन हैलेट बैटन। ये रहे थे आपका 1648 से लेके 1856 तक। ठीक है, तो 8 ईयर्स का इनका क्या है, आपका टेन्योर है। और इनके टेन्योर को बोला जाता है गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं इन कुमाऊं रीजन या उत्तराखंड। ठीक है, ब्रिटिशर्स का कुमाऊं में गोल्डन एरा किसके रीन को बोला जाता है, आपका जॉन हेलन बैटन के रीन को बोला जाता है। अब गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि ना इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क करे थे इन्होंने। और मेडिकल को लेके ना इन्होंने बहुत काम किया था। मेडिकल को लेके हॉस्पिटल खोलते, डिस्पेंसरीज बहुत जगह पे खोली थी। और एक तरीके से क्या, टैक्सेशन भी इनके टाइम पे क्या नहीं था, बहुत रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं था। एक न्यूट्रल इनका क्या रहा था, रेन रहा था। उस पर कोई भी इन्होंने नए कर जो थे उनको लेके नहीं आए थे, नए टैक्सेशन पॉलिसीज को नहीं ले आए थे, वनों के साथ कुछ नया नहीं किया था। मतलब जैसा पहले से चलता हुआ आ रहा था उस पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन नए लाके उनको बेहतर किया। तो इस वजह से लोगों ने इन पे अपना विश्वास बनाए रखा। और इनके एरा पे क्या हुआ, उत्तराखंड एक स्टैग्नेंट, आपकी स्टैग्नेंट तो नहीं बोल सकते, मतलब एक फ्लो के साथ आगे बढ़ता रहा और लोगों को भी इसमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो इस वजह से इनके एरा को क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्होंने ऐसे कौन कौन से वर्क करे और क्या क्या इन्होंने अपने रीन में किया जिसकी वजह से इनके पीरियड को क्या बोला आपने, गोल्डन पीरियड बोला। तो सबसे पहले तो इनके रीन पे ना अपर गंगा कैनाल कंप्लीट हुई, अपर गंगा कैनाल। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये कंप्लीट हुई इनके रीन में, तो शुरू किसके रीन में हुई। देखिए, अपर गंगा कैनाल के बारे में शॉर्ट में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो अपर गंगा कैनाल 1842 में स्टार्ट हुई थी। 1842 में हमारे कौन थे, लूशिंगटन थे। तो इनके रीन पे शुरू हुई थी बनना। ठीक है, और ये कब जाके खत्म होती है, 1854 पे क्या होती है, ये बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, और उस समय किसका रीन चल रहा है, आपका जॉन हैलेट बैटन का। तो शुरू होती है आपकी लूशिंगटन के टाइम पे और खत्म होती है किसके टाइम पे, आपका 1854 में आपके बैटन के पीरियड पे खत्म होती है। ये पूरी आपकी 570 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जो कि हरिद्वार से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, आपकी कानपुर तक जाती है। ठीक है, कानपुर तक जाती है। और कितनी टोटल इसकी डिस्टेंस है, 570 किलोमीटर्स की टोटल डिस्टेंस है। अब कुमाऊं कमिश्नर तो जॉन हैलेट बैटन है जब कंप्लीट हुई। और जब शुरू हुई थी तो लूशिंगटन थे, लेकिन बनाई किसने, ये पी काटले ने। किसने, पी काटले ने इसको बनवाया था। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क इसका किसने कंप्लीट कराया था, पी काटले ने इसको डिजाइन किया था। और इनके ही जो ओवरव्यू, मतलब जिनका सुपरविजन किसका था, पी काटले का था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो एक तो अपर गंगा कैनाल इनके रीन पे क्या हुई, आपका कंप्लीट हुई। दूसरा, अब इनके हेल्थ केयर पे हम वर्क देखते हैं। हमने बोला ना हेल्थ केयर में उन्होंने काफी काम किया था। तो एक अपॉइंट तो पहले ही कौन ट्रेल बना के गए हैं कहा, अल्मोड़ा में। लेकिन इन्होंने फिर 2+ और डॉक्टर ले आए। कितने डॉक्टर और ले आए, 2 डॉक्टर और ले आए। ठीक है, उनको रखा और डिस्पेंसरीज खोली इन्होंने। और अब अल्मोड़ा में तो डिस्पेंसरी खुल चुकी है, यानी कि मेडिकल स्टोर आप इसको कह सकते हैं डिस्पेंसरी को। ठीक है, अब 2 डिस्पेंसरी इन्होंने कहाँ खोली, एक खोली पिथौरागढ़ में,
पिथौरागढ़ में, और दूसरी खोली कहाँ, चंपावत में। ठीक है, कहाँ खोली दूसरी आपकी, चंपावत में खोली। ठीक, इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया था कि पिथौरागढ़ और चंपावत में भी क्या कर दी थी, डिस्पेंसरी खोल दी थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनको भी फिर मेडिकल प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा दूर आना नहीं पड़ता था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, चाय की खेती इनके टाइम पे शुरू हुई। इसकी खेती 1852 सॉरी कब, टी जो ये लेके आए 1852 में टी की खेती शुरू होती है उत्तराखंड पे, और उसके लिए ना ये जमीन दिलवाते हैं गांव वालों से। ठीक है, जमीन दिलवाते हैं किसको, गांव वालों से, किसको, ब्रिटिशर्स को। अब ठीक है, अब उत्तराखंड पे टी का जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी लंबी है, उसको हम एक अलग से वीडियो बना के उस पर कवर करेंगे कि कैसे टी आई। चाय जो वर्ड है, अगर आप हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखते हैं, चाय जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड नहीं, चीनी वर्ड है। वैसे चीनी मतलब चाइना से आया हुआ। ठीक है, चीनी मतलब शुगर नहीं, चाइना से ये वर्ड लिया गया, मतलब चाइनीज वर्ड है। उसके बाद टी का कल्टीवेशन एक्चुअली चाइना को भी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चाइना से ही अडॉप्ट करके उत्तराखंड पे टी को लेके आए थे। उसके उसकी हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से टी उत्तराखंड पे फ्लोरिश हुई, और उसके बाद इतने बागान हमको टी के यहाँ देखने मिलते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम शुरू हो रही थी तो जमीन किसने दिलवाई थी आपका, मतलब गाँव वालों से बात करके किसने कहा था, जॉन हेलेट बैटन ने गाँव वालों से बिल्कुल नेगोशिएट करके, जो भी उस समय टी की खेती करने के लिए जो भी ट्रेडर आ रहा था उसको क्या दिलाई, अपनी जमीन दिलाई। ठीक, उसके बाद इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, खैरना से नैनीताल तक की रोड हमने देखा कि कौन बना चुका है आपका, इससे पहले जो थे लुशिंगटन थे वो बना चुके हैं, लेकिन अब खैरना से अल्मोड़ा तक के लिए भी रोड बनेगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, खैरना से अल्मोड़ा तक की भी अब क्या बनेगी, रोड बनेगी। ठीक है, और ये कब बनती है आपका, 1849 पे ये रोड बनती है। ठीक है, उसके बाद ये सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल में क्या करवाते हैं, सस्पेंशन ब्रिज बनवाते हैं, और ये कब बनाते हैं, 1853 में ये क्या बनाते हैं, सस्पेंशन ब्रिज बनाना शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका, ये तो ठीक है कंस्ट्रक्शन वर्क करा था, जो सबसे अच्छा काम इन्होंने किया था, माल जुगारी सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया। माल गुजारी प्रथा, नियम या सिस्टम। ठीक है, यानी कि रकम प्रथा, रकम प्रथा। अब ये क्या होती थी, देखो यहाँ पर एक बेचारा किसान, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, खेती करके टैक्स दे रहा है, किसको, आपका यहाँ है ब्रिटिशर्स। ठीक है, यहाँ कौन है, ब्रिटिशर्स, इनको क्या दे रहा है, अपना टैक्स दे रहा है। ठीक है, बट ये टैक्स डायरेक्टली नहीं जाता था। अब अंग्रेज क्या करते थे, गांव गांव जाके पर्टिकुलरली क्या नहीं कर सकते थे, और ये पहले से चला रहा था, राजा के टाइम से भी क्या है चला रहा था, चाहे चंद हो, चाहे पवार हो, चाहे गोरखा हो, वो पर्टिकुलरली जाके इंडिविजुअली जाके क्या नहीं करते थे, टैक्स नहीं लेते थे किसान से। और ये सेम चीज कब तक भी चली आ रही थी, जब तक जॉन हेलेट बेटन नहीं आए थे, तब तक भी क्या थी, बीच में हमको कौन देखने को मिलता था, एक जमींदार देखने को मिलता था। ठीक है, यानी कि ये अब राजा या जो भी अंग्रेज थे वो इससे कहते थे, क्या कहते हैं कि आप हमें टैक्स लाके दो, तो ये जाता था किसके पास, आपका किसान के पास, और इनको बिल्कुल ऐसे सप्रेस करके ज्यादा टैक्स लेके आता था। यानी कि जो मेंशन्ड है, जो कि बता रखा है कि इतना टैक्स लेना चाहिए, अब इस आदमी के पास पावर है कि वो कैसे भी करके क्या ले सकता है, इनसे टैक्स ले सकता है। तो ये इनको धमका के, प्रेशर में डाल के इनसे क्या लेता था, टैक्स ले लेता था। और उस टैक्स का कुछ पार्टी क्या करता था, आपका अंग्रेजों को देता था, और बाद में अंग्रेजों से ये भी शिकायत करता था कि इसने तो हमको टैक्स दिया ही नहीं है। ठीक है, कि किसानों ने जमींदार को टैक्स दिया ही नहीं है, क्योंकि इसने बीच में क्या कर दिया, करप्शन कर दिया, उनका टैक्स अपने पास रख लिया, और बाकी बचा हुआ किसको दे दिया, आपका अंग्रेजों को दे दिया। तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में क्या आया कि इस किसान ने तो बिल्कुल भी क्या नहीं कर रखा है, टैक्स दे ही नहीं रखा है। तो वो इससे क्या कर लेते थे, तो उसकी जमीन हड़प लेते थे, या तो ये जमीन जमींदार को मिलेगी या फिर किसको मिलेगी, आपका अंग्रेजों को मिलेगी। तो इस प्रकार से इस किसान बेचारे को क्या होती, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी सिस्टम को क्या बोला जाता था, माल जुगारीदार सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, कौन सा सिस्टम बोला जाता था, माल जुगारीदार सिस्टम बोला जाता था। बट फिर बैटन ने कहा ये तो गलत हो रहा है, उनके भी रेवेन्यू में फर्क पड़ने लगा, जितना उनको क्या होना चाहिए था, मुनाफा होना चाहिए था, उतना प्रॉफिट उनको हो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम ही खत्म कर देता है। तो उन्होंने क्या करा, इस सिस्टम को एकदम अबॉलिश कर दिया। इसको अबॉलिश किया, आपका माल जुगारीदार सिस्टम, यानी कि रकम प्रथा में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, रकम प्रथा को उसने क्या करा, अबॉलिश कर दिया। और अब डायरेक्ट किसान किसके कांटेक्ट में आ गए, आपके ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आ गए, और अपना जो टैक्स वगैरह था वो क्या करने लगे, वो खुद ही करने लगे। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने, अब नैनीताल की खोज हो गई है तो ये क्या करते हैं, नैनीताल को डेवलप करना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। नैनीताल अब यहाँ नए अपने घर बनाएंगे, दुकानें खोलेंगे, तो उस प्रकार से उसको ये करना शुरू करते हैं, ये डेवलप करना शुरू करते हैं। और उसके बाद एक अनदर मास्टर स्ट्रोक इनके रीन का, ये क्या करते हैं, पटवारी की ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं ये, पटवारी की ट्रेनिंग, यानी कि अब ट्रेंड आपके क्या होंगे, पटवारी होंगे। अभी हम जब ट्रेल ने क्या करा था 1819 में पटवारी नियुक्त करे थे, तो हमने देखा था क्या कहते हैं कि उनकी जो हायरार्की थी वो कैसी थी, वो हेरिडिटरी थी, मतलब कि अगर एक बार आप बन गए तो आपका बेटा फिर पटवारी बनेगा उसी परिवार से। तो इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और उसको क्या कर दिया, ट्रेनिंग बेस कर दिया। क्या कर दिया, उसको ट्रेनिंग बेस कर दिया कि अब प्रॉपर उनकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, बिना ट्रेनिंग वाला पटवारी नहीं बन सकता, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही थी, किनको, आपका अंग्रेजों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब मान के चलिए कि ये एक टाइम पे क्या है, एक फादर क्या है, एक टाइम पे आपका पटवारी बन गया है, एक परिवार से एक आदमी है जो क्या बन गया, आपका पटवारी बन गया, ठीक है। अब इसने जितना भी सर्व करना था अंग्रेजों को सर्व किया, आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है, ये रिटायर्ड हो गया और उसके बाद उसका बेटा बना, इसका बेटा क्या बनता है, आपका पटवारी बनता है। बट अब इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अपने पापा के बराबर इसको क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता था, अंग्रेजों को टैक्स कलेक्ट करने में या किसी भी जगह पे अपने रूल्स और रेगुलेशन को समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से बैटन को लगा कि अब इनकी क्या होनी चाहिए, पहले प्रॉपर क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही इनको क्या करना चाहिए, फील्ड पे या नौकरी पे हमको भेजना चाहिए। तो आपकी जो पटवारियों की ट्रेनिंग हुई कब, 1849 में, 1849 में इन्होंने क्या करा दी थी, पटवारियों की ट्रेनिंग करा दी थी। और तब तक उत्तराखंड में पटवारियों की संख्या 67 पहुंच गई थी, कितनी हो गई थी टोटल, शुरू 1819 में 9 पटवारी से शुरू किया था और फिर बाद में अभी कितनी पहुंच गई है पटवारियों की संख्या, 67 ये पहुंच गई है, ठीक है। और अभी हमने बोला कि इन्होंने क्या किया था, नैनीताल को डेवलप किया था। अब नैनीताल डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह है, ताल है, बढ़िया इन्वायरमेंट वहाँ बहुत अच्छा है। तो अब जिस तरीके से इन्होंने श्रीनगर से पौड़ी अपनी शिफ्ट करी थी क्या, कैपिटल गढ़वाल में, अब ये अल्मोड़ा से कहाँ, नैनीताल शिफ्ट कर देंगे अपना हेडक्वार्टर, ठीक है। और कब, ये करते हैं 1855 में, ठीक है। तो 1855 में अल्मोड़ा से नैनीताल क्या कर देते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे बेटन साहब थे, इन्होंने इतने सारे काम किए और इनके रीन को क्या बोला गया, गोल्डन एरा ऑफ आपका कुमाऊं रीजन बोला गया, किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे काम अपने उत्तराखंड में करे। अब इनके बाद आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कुमाऊं कमिश्नर, वो हैं हेनरी रैमजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये सबसे लंबे समय तक सर्विंग आपके क्या थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। और इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उत्तराखंड के अंदर कि इनको बाद बाद में लोग राम जी करके बुलाने लग गए थे। जैसे इनका नाम रैमजे था, तो पहाड़ी लोगों का थोड़ा एक्सेंट में प्रॉब्लम था, तो होता है, तो उनको क्या बोलने लग गए थे, वो राम जी बोलने लगे थे। और ये राम जी से ही फिर क्या हुआ, इतने फेमस हुए कि इनके नाम का क्या बना दिया, रामनगर, एक सॉरी रामपुर नहीं, रामनगर एक पूरा शहरी बना दिया। सिटी जो हम अभी रामनगर देखते हैं वो इन्हीं के नाम को लेके बनी हुई है, जहाँ हमको ये काला ढूंगी से आगे जगह है रामनगर, जहाँ गिरजा देवी का मंदिर है, वहाँ जो वो नगर बसा हुआ है वो किसके नाम से बसा हुआ है, इन्हीं के नाम से बसा हुआ है। तो चलिए इनके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो हेनरी रैमजे थे वो स्कॉटलैंड से थे, स्कॉटिश थे, कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से, ठीक है, स्कॉटलैंड से थे। और इनके बारे में थोड़ा सा अगर पर्सनली तो ज़्यादा जानने को हमको वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, ये कजन थे किसके, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी कौन था, वो जब हम वॉइसरॉय था उस समय इंडिया का, तो जब हम वॉइसरॉय सॉरी गवर्नर जनरल था उस समय, तो हम देखेंगे उस समय कि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस समय इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लेंगे तो लॉर्ड डलहौजी कौन था, ये गवर्नर जनरल था उस समय इंडिया का, ठीक है, कहाँ का, इंडिया का। और एक उसका क्या था, कजन था। और ये इन्होंने शादी करी थी लोशिंगटन की बेटी से, जो अभी हम पढ़ के आए, लोशिंगटन, थॉमस लोशिंगटन है जो पहले कुमाऊं कमिश्नर रहे, उनकी बेटी से इन्होंने क्या करी थी, उनकी बेटी से क्या करी थी, शादी करी थी, किसने, रैमजे ने, ठीक है, इसकी बेटी लोशिंगटन की बेटी से, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि पीछे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ पैदा हुए थे, स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, ठीक है। अब आते हैं सीधे मेन इवेंट पे कि क्या क्या रैमजे ने शुरुआत में आते ही किस प्रकार से
कुमाऊं में काम करे और क्या क्या उनको फेस करना पड़ा। अब देखिए इनका जो रीन है वो 1856 है। अब 1856 के ठीक एक साल बाद ही 1857 में होती है पहली क्रांति, 1857 की क्रांति होती है। और इस पे क्या होता है, हल्द्वानी वाला जो इलाका है, हल्द्वानी वाला जो रीन है, उस पे कब्जा कर लेते हैं कौन, काले खां। कौन कब्जा कर लेते हैं आपका, काले खां। और कब करते हैं, 17 सितंबर 1857 को क्या, हल्द्वानी को कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि हल्द्वानी अब किसके अंदर है, काले खां के अंदर है। ये आए थे बरेली से, इनको भेजा था कि आप जाएं और हल्द्वानी में क्या करें, कैप्चर करें और 1857 की क्रांति का लीडरशिप आप लें हल्द्वानी के अंदर। तो वो आए, उन्होंने हल्द्वानी को क्या किया, अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो अब इसको क्या करना था, रैमजे को इसको सप्रेस करना था। तो रैमजे ने कैसे किया, अब रैमजे ने ट्रीटी का फायदा उठाया। किसका फायदा उठाया, ट्रीटी का फायदा। कौन सी ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ संगोली, जो 1816 में हुई थी। तो सुदर्शन शाह ने तो हेल्प करी किसकी, रैमजे की। सुदर्शन शाह ने किसकी हेल्प करी, रैमजे की आप क्या करें, हल्द्वानी को छुड़ाने के लिए। सॉरी, रैमजे ने किससे हेल्प मांगी फिर, टिहरी रियासत से। और सुदर्शन शाह ने हेल्प करी भी। ठीक है, सुदर्शन शाह ने क्या करी, हेल्प करी भी, क्योंकि ट्रीटी में वो बाध्य था कि हम क्या नहीं कर सकते, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके बाद जो सेकंड मूव जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रणवीर सेना। कौन सी सेना, आपकी रणवीर सेना, रणवीर सेना। रणवीर सेना बुलाते हैं ये कहाँ से, नेपाल से। ठीक है, रणवीर सेना कहाँ से बुलाते हैं, नेपाल से बुलाते हैं। और अगेन फिर से हल्द्वानी को क्या कर देते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। यानी कि हल्द्वानी को फ्री कर लेते हैं किससे, काले खां से। और उसके बाद क्या कर देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा लॉ लगा देते हैं, मार्शल लॉ। पूरे हल्द्वानी के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर ये मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हल्द्वानी या उत्तराखंड में जो सप्रेस किया था रैमजे ने किसको, 1857 की क्रांति को, वो भी किस किस की मदद से, रणवीर सेना। यानी रणवीर सेना है कि गोरखाओं की सेना थी। ठीक है, किसकी सेना, गोरखाओं की। और वहां भी पहले से गार्डनर को वहां भेजा हुआ है अपने पहले, उसके बाद तो और लोग भी चले गए होंगे। बट हमने उनसे क्या कर रखी है, ट्रेडी कर रखी है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां रहेगा। और टिहरी रियासत से भी हमने क्या कर रखी है, ट्रेडी कर रखी है कि हमारी आपको मदद करनी पड़ेगी, आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इन दोनों की हेल्प लेके रणवीर सेना बना के वो क्या करते हैं, हल्द्वानी को आजाद करा लेते हैं। किससे, आपके क्रांतिकारियों से। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इन्होंने ये क्या कर लिया, इसको सप्रेस कर लिया एकदम सक्सेसफुली और बिना किसी हार्म के, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, एक ब्रिटिशर्स की नज़र में, फिर इंडियन लेवल पे अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स की नज़र पे ये क्या जाते हैं, एकदम अच्छे से इनकी इमेज बन जाती है कि हाँ ये क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े आपके इवेंट्स को ये देख सकते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बना दिया जाता है, अब इन पे पूरा भरोसा करके कुमाऊं इनको डाल दिया जाता है। और इनके दिन पे एक और चीज हुई थी, इसको आप देखिए। अब जो उत्तराखंड से नेतृत्व किया था, हम सभी जानते हैं, कालू मेहरा जी थे। और वो कहाँ से आते थे, चंपावत रीजन से वो आते थे। ठीक है, कौन से रीजन से आते थे, चंपावत रीजन। तो कालू मेहरा ने जो विद्रोह किया था, तो इसकी वजह से हेनरी रैमजे ने ना चंपावत को फिर से नॉन रेगुलेटिंग जोन बना दिया था। मतलब अब वो कुमाऊं जो कमिश्नरी है वो भी उसको नहीं देखेगी, ना ही इंडिया वाले देखेंगे। यानी कि वहाँ के लोगों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, वो अपना आराम से जी रहे हैं। तो और वो बिल्कुल सरकारी लोगों में आ नहीं सकते। पटवारी जो भी उस समय सरकारी पोस्ट थी, पटवारी, सयाना, प्रधान जो भी उस समय होते थे, वो नहीं बन सकते, जमींदारी में वो नहीं आ सकते। तो उनको क्या कर दिया था, नॉन रेगुलेटिंग जोन में डाल दिया था। ठीक है, तो अब ये कब बाहर निकलेगा वो फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इनको किस में डाल दिया है, नॉन रेगुलेटिंग जोन में आ गया है। कौन, चंपावत वाला रीजन आपका, जहाँ से हमारे 1857 की क्रांति का शुरू हुआ था उत्तराखंड में। और कालू मेहरा जी ने उसकी क्या करी थी, नेतृत्व किया था। तो चंपावत रीजन को नॉन रेगुलेटिंग जोन में डाल देता है कौन, हेनरी रैमजे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि इन्होंने काम कौन कौन से करे। अब इन्होंने जो सबसे पहला काम हमको देखने को मिलता है, वो मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। किस मैनेजमेंट को लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, एक भूस्खलन आता है। कब, आपका 1867 में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाते हैं। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाते हैं कब, 1867 में ही। ठीक है, और इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य ये था कि आप क्या करेंगे,
आप एक तरीके का सर्वे करेंगे पूरे उत्तराखंड पे या जिस रीजन पे भी वो थे उस समय कुमाऊं वाले रीजन पे कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी जगह कहाँ-कहाँ पे एक ऐसा अमूमन ये कह सकते हैं खतरा है कि भूस्खलन हो सकता है और इसका फिर जो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है वो फिर 1880 में देखने को मिलता है। 1880 में क्या होता है नैनीताल में एक बहुत बड़ा भूस्खलन आता है। क्या आता है? बहुत बड़ा भूस्खलन आता है जिसमें 141 लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन इसमें ये संख्या और भी ऊपर जा सकती थी। जो हिल साइड सेफ्टी कमिटी इनकी वजह से ही वहाँ क्या किया गया, लोगों को फिर इसमें ट्रेन भी करा जाता था। जैसे आजकल हमारे वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उन लोगों की क्या होती है, आपका ट्रेनिंग होती है। वो लोग जब भी आपदा आती है तो बचाने को एकदम रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। तो उसी तरीके से हिल साइड सेफ्टी कमेटी भी थी जिन्होंने जिसके होते हुए भी 141 लोगों की तो जान चली गई, लेकिन बट और बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। उन्होंने क्या करा, सुरंग बनाई। कहाँ जो भूस्खलन आया, माना ऐसे भूस्खलन आया, अब यहाँ लोग फंसे तो उन्होंने यहाँ से सुरंग बना के क्या था, लोगों को रेस्क्यू करा था। तो ये इसका क्या था, एक बहुत अच्छा रिप्रकशन हमको देखने को मिला था किस चीज का, हिल सेफ्टी कमेटी का। अब क्या था, हेनरी रैमजे ना बहुत घूमते रहते थे, मतलब अपने जो उनका ऑफिस है हेडक्वार्टर में वहीं बैठे रहना उनको पसंद नहीं था। वो काफी घूमते रहते थे। बस बरसात के महीने में, अब कभी कभी बरसात के महीने में ज्यादा नहीं घूमते थे क्योंकि आपदाओं का ज्यादा खतरा होता है। लेकिन उससे पहले उनको घूमने का बहुत सकता, तो वो गाँव गाँव जाके मतलब लोगों से उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। उनका इतना अच्छा इंटरेक्शन था कि एकमात्र ऐसे कुमाऊं कमिश्नर है जिनको कुमाऊनी बोली आती है। मतलब वो पहाड़ी बोल सकते हैं, कुमाऊनी बोली उनको बोलनी आती थी, ठीक है, यानी कि बोल लेते थे, समझ लेते थे। तो वो इतना ज्यादा लोगों से क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे। इसी वजह से उनको राम जी कहना लोगों ने क्या कर दिया था, फिर शुरू कर दिया था। क्या कहना शुरू कर दिया था, राम जी कहना उनको शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, आपका यहाँ पे हिल सेफ्टी कमेटी बनाई जिसका रिप्रिकॉशन हमने देखा कि उन्होंने सुरंग बना के 1880 में जो नैनीताल में भूस्खलन आया था उसमें क्या किया था, आपका रेस्क्यू करा था। उसके बाद 1858 में, कब, 1858 में 1858 में ये एक चर्च बनता है। कहाँ, नैनीताल में ही। कहाँ, नैनीताल में ही क्या बनता है, एक चर्च बनता है और इसको बनाते हैं विलियम बटलर। कौन बनाते हैं, आपके विलियम बटलर। ये एक यहाँ पे क्या बनाते हैं, चर्च बनाते हैं और ये मेथोडिस्ट चर्च होता है, ठीक है। कौन सा चर्च होता है, मेथोडिस्ट चर्च होता है। फिर उसके बाद जो है अच्छा अगला काम करते हैं वो बनाते हैं 1869 में रानीखेत में थाना बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1869 में रानीखेत में क्या बनाते हैं, ये थाना बनाते हैं। और इससे पहले 1837 में अल्मोड़ा में बना है थाना, ठीक है। उसके बाद कब बना, आपका 1869 में रानीखेत में क्या बना है, थाना बना है, ठीक है। और किसके रीन में बना है, हेनरी रैमजे के रीन में बना। और कब बना है, आपका 1869 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब देखिए अब आएगा लैंड रिफॉर्म, ठीक है। जो हमने अभी शुरुआत वीडियो की शुरुआत में बात करी थी साइंटिफिक लैंड रिफॉर्म वाले की, वो इस पर आएगी, ठीक है। अब देखिए जो उत्तराखंड की जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो एक समान नहीं है हर जगह। ऐसा नहीं कि हर पूरे थ्रू आउट द उत्तराखंड सेम आपको एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता हमें। तो उत्तराखंड शिवालिक रेंज है, फिर उसके बाद भाबर, फिर आपका प्लेन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्लेन्स वाला इलाका जो है, तराई वाला रीजन जो है, वहाँ बहुत अच्छी क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए वो रिच इलाका है, ठीक है। अब वहाँ किस प्रकार से आप टैक्सेशन लगाएंगे उस पे बेस है। फिर आता है थोड़ा हिल वाला इलाका जहाँ क्या होती है, आपकी फसलें उतनी अच्छी नहीं होती, तो वहाँ किस प्रकार से आप क्या करेंगे, टैक्सेशन लगाएंगे। तो इसी वजह से क्या था ना, टैक्स का बड़ा सा मामला खराब था। किसी से ज़्यादा ले लिया जा रहा था, किसी से कम ले लिया जा रहा था। तो इस वज़ह से लैंड का भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसकी लैंड कितनी है, किस लैंड पे कितना आपका उपज होनी चाहिए या उस हिसाब से उस पे टैक्स कितना लगना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए क्या करते हैं हेनरी रैमजे, और एक आदमी को बुलाते हैं जिनका नाम है बेकेट। क्या नाम है? बेकेट। बेकेट आते हैं और बेकेट को ये बोलते हैं कि आप कीजिए लैंड रिफॉर्म, और वो साइंटिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंटिफिक, सॉरी, साइंटिफिक साइंटिफिक होना चाहिए एकदम। अब साइंटिफिक होने का मतलब कि एकदम प्रॉपर वे में हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी लैंड कैसी है और कौन सी लैंड में हम किस प्रकार के क्या बना सकते हैं, आपके टैक्सेशन पॉलिसी बना सकते हैं जिससे हमको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये कब होता है, 1860 से लेके 1863 तक के बीच में हमको देखने को मिलता है लैंड रिफॉर्म। अब थोड़ा साइंटिफिक है तो करने में क्या लगा, टाइम मिला, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो 1860 आप इसका नाम लेंगे, ठीक है।
तो बैकेट ये करते हैं। अब देखिए बैकेट अब कैसे करते हैं। तो बैकेट आए, उन्होंने उत्तराखंड को देखा, तो उन्होंने क्या करा, उत्तराखंड में जब उन्होंने सर्वे किया, अपनी रिपोर्ट निकाली, तो उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की जो लैंड है ना, उसको हम 5 तरीके से बाँट सकते हैं। कितने तरीके से बाँट सकते हैं? 5 तरीके से। उन्होंने, और वो 5 टाइप कौन-कौन से थे? पहला था सीमार, ठीक है? दूसरा था आपका तलाव, तीसरा था आपका उपरांव, ठीक? और चौथा था इजरान, और पाँचवा आपका था कटील, ठीक है? अब देखिए सीमार क्या होता है, जहाँ जिस मिट्टी में पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि पानी क्या है, एक्सेस मात्रा में, ठीक है? पानी क्या है आपका, एक्सेस मात्रा में है। आपने देखा होगा नदी के किनारे वाला रीजन आप कभी भी देख लियो, वो एकदम हमेशा दलदल जैसा बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं आपका, सीमार बोलते हैं। अगर कुमाऊँ से कुमाऊनीज़ को ज़्यादा वर्ड पता होगा कि सीमार वाला इलाका जो होता है, जहाँ दलदल टाइप बना रहता है। खेतों में भी हम देखते हैं कि जैसे कभी सिंचाई के लिए पानी आता है, तो सीमार टाइप बन जाता है, और सीमार टाइप में थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टाइम वहाँ हमेशा जो पानी रहेगा उसका लेवल क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा उस मिट्टी के अंदर, ठीक है? तो वहाँ घास-वास ज़्यादा होती है, खरपतवार वगैरह ज़्यादा होती है, तो खेती के लिए उतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं है, ठीक है? तालाब, अब सीमार्स के बाद से पहले, यानी कि जैसे पानी वाला इलाका, जैसे आप भी देखिए, ये नदी बह रही है हमारी, ये हमारी क्या बह रही है, नदी है, ठीक है? ये नदी है, तो इससे सटा हुआ इलाका, किससे सटा हुआ, इससे हमारा सटा हुआ इलाका, ये वाला इलाका नदी से एकदम सटा हुआ, ये आप मान लीजिए सीमार मान लीजिए, ठीक है? क्या मान लीजिए इसको, सीमार मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लेवल आपका ज्यादा होगा मिट्टी में, ठीक है? उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है, उसके बाद वाला इलाका जो होता है, जो वहाँ कंपेरेटिवली क्या होता है आपका, पानी कम होता है, लेकिन वहाँ पे फसलें अच्छी होती है, जैसे तराई वाला रीजन आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप, तराई वाला रीजन, इसको एज ए एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, प्रॉपर तराई नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी बहुत खेती हम कर सकते हैं, ठीक है? इसको क्या बोला हमने, तालाब बोला, ठीक है? अब उपराओं के साथ क्या होता है, देखिए उपराओं को क्या हुआ, उपराओं को फिर से 2 भागों में बाँटा गया। कितने भागों में बाँटा गया? 2 भागों में बाँटा गया। पहला था अव्वल, और दूसरा था क्या, दोयाम। क्या था? दूसरा क्या था, दोयाम था। अब हमको सीमार समझ में आ गया, जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, तालाब समझ में आ गया कि पानी की मात्रा सीमार से क्या होगी, कम होगी, ठीक है? उसके बाद उपराऊ सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है? उपराऊ जो होती है, इसी पे मैक्सिमम क्या होती है हमारी, आपकी खेती करी जाती है, ठीक है? तो अव्वल यानी कि अब अव्वल दर्जे की जो भूमि होगी, उसको क्या बोल लिया हमने, अव्वल बोले, यानी कि जहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे तराई वाला रीजन हमारा है, वहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी होता है, जैसे यूएस नगर में हम देखते हैं, आपका देहरादून में देखते हैं, हरिद्वार में देखते हैं, यहाँ जो भी जितनी भी लैंड हमको देखने को मिलती है, वो अव्वल दर्जे की देखने को मिलती है। एक्चुअली ये प्रकार है मिट्टी का, अव्वल मिट्टी होती है, तो उसमें क्या होता है, हमको एग्रीकल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें जो यील्ड है उस मिट्टी की वो ज़्यादा है। और दोयाम जो है वो थोड़ा-सा फिर लो क्वालिटी होगा, तो उसमें अनाज उसमें भी होगा अच्छा खासा, लेकिन क्या होगा, लो क्वालिटी का होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो टैक्सेशन पॉलिसी में क्या आएगा, थोड़ा-सा घटाव आएगा। तो इस वजह से उपराओं को किसमें बाँधा, आपका 2 भागों में बाँधा, अव्वल और दोयाम। अगर आपको ऐसे याद रखने में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, तो यदि आपने कभी कंस्ट्रक्शन वर्क कराया आपने घर में, तो ईंटें आती हैं। तो जब भी आप ईंटें लेने दुकान में जाते हो, तो दुकान वाला आपसे पूछता है, आपको अव्वल ईंट चाहिए या दोयम ईंट चाहिए? तो यानी कि जो अव्वल है, वो अच्छी मिट्टी की बनी हुई है। तो अगर अच्छी मिट्टी की बनी हुई है, तो वो अव्वल इसीलिए कहलाई है कि वो मिट्टी अच्छी मिट्टी की वो ईंट बनी हुई है, इसलिए उसको अव्वल बोल रहे हैं। अब अगर मिट्टी अच्छी है, तो उसपे क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, अव्वल रखा गया। और दूसरी टाइप की ईंट होती है आपकी दोयाम ईंट। वो थोड़ी-सी सस्ती होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें जो मिट्टी की क्वालिटी है वो क्या होती है, लो होती है। तो इस वजह से अगर मिट्टी की क्वालिटी लो है, तो उस मिट्टी में प्रोडक्शन भी कैसा होगा, कम होगा। तो इस वजह से इसको उपराऊ जो भूमि थी, उसको कितने भागों में बाँटा आपने, 2 भागों में बाँटा, अव्वल और दोयम में। और यहाँ पे हम समझ भी गए कि अव्वल क्या होती है और दोयम क्या होती है। अव्वल वो होती है जिसमें अच्छा हमको आउटपुट मिलता है, और दोयम वो होती है जिसमें हमको लो आउटपुट मिलता है। ठीक है? और सीमार क्या होता है, जिसमें वाटर एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, और तालाब क्या होता है, कंपैरेटिवली आपका सीमार से उसमें कम पानी पाया जाता है। अब इज़रान भूमि क्या होती है? देखिए, आपने ये भी सुना होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर गाँव से आते हैं, या वैसे सभी पर्टिकुलरली किसी ना किसी गाँव से आते हैं, बट जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे खेत थे गाँव में, सीढ़ीदार खेत हुआ करते थे। तो ऐसी जगह मान लीजिए यहाँ पे मेन गाँव बसा हुआ है, ठीक है? और ऐसे करके फिर सीढ़ीदार खेत होते हैं गाँव में, ठीक है?
अब यहाँ तो अच्छी फसल हो रही है इन सीढ़ीदार खेतों में, लेकिन जो इधर वाले इलाके होते थे ना, जहाँ थोड़ा सूर्य की किरणें कम पहुँचे, सनलाइट कम पहुँचे या पानी की मात्रा थोड़ी कम पहुँचती है और कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं। यदि आपने कभी खेती करी है तो आपने देखा होगा, खेतों में कुछ रीज़न ऐसे, कुछ खेत हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कंकड़ पत्थर की क्या होती है, मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि अब उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा थोड़ा कम होगा, उसमें हम मोटा अनाज बो देते थे या कुछ ऐसे भट्ट वगैरह बो के हम उसको देख लेते थे। तो इसी भूमि को क्या बोला जाता था, इजरान बोला जाता था। वैसे अगर मैं पर्टिकुलर जिस गाँव से मैं आता हूँ तो हम वहाँ इजर बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? इजर बोलते थे और एक पर्टिकुलर वर्ड इसका क्या आ जाता है फिर, इजरान आ जाता है, ठीक है? तो यानी कि बंजर नहीं होगी भूमि, उसमें क्या होगा, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो इस वजह से उस भूमि को क्या बोला, इजरान बोला। जो कटील भूमि है इसी को बोला जाता है आपकी बंजर भूमि, यानी कि एकदम से जिसमें कुछ होता ही नहीं है, बंजर है जो भूमि जिसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसे बंजर भूमि, और या तो क्या बोलते हैं, केसर हिंद भूमि, ठीक है? केसर हिंद भूमि। तो इस प्रकार से पहली बार साइंटिफिक जो रिफॉर्म किया था वो किसने किया था, बैकेट ने किया था, और उसने इस तरीके से क्या किया था, पूरा आपका लैंड को बाँटा था। और फिर जब लैंड को इस तरीके से बाँट दिया, सीमार, तलाव, उपराव, इजरान और कटील, तो उनके लिए क्या हो गया, एक ब्रैकेट बन गया कि हाँ, इस लैंड से हम इतना टैक्स लेंगे, इस लैंड में इतना टैक्स लेंगे और इस लैंड से इतना टैक्स लेंगे। तो इस वजह से उनको क्या हुआ, उनको भी प्रॉफिट हुआ और जो गाँव वाले थे उनको भी बहुत क्या मिली, रियायत मिली। अब देखिए, अगर सेम लैंड है ये मान के, जो अथॉरिटी अगर वो ये मान के आपका क्या करे, टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए कि सारी ज़मीन समान है और सबको अपना 1/3 प्रोडक्शन देना है। अब जिसके वहाँ हो ही 1/3 रहा है, वो कैसे फिर उसको पे करेगा? तो इस वजह से जब ये लैंड रिफॉर्म आया, ज़मीनों को बाँटा गया और उसके बाद फिर जब टैक्सेशन नया सिस्टम लेके आया लैंड रिफॉर्म के बाद, तो लोगों को भी काफ़ी रियायत मिली और उनके प्रोडक्शन में जो ब्रिटिशर्स थे, उनको भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ, ठीक है? तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, कि बैकेट ने 1860 और 1860 से लेके 63 तक आपका क्या करा था, ये साइंटिफिक क्या किया था, लैंड रिफॉर्म किया था, जिसमें जो आपकी भूमि थी उसको कितने पार्टों में बांटा, 5 भागों में उसको बांटा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने देख लिया सीमार, तालाब, उपराव, इजराइल, कटील किसको बोलते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हेल्थ के मामले में इन्होंने क्या काम किया, हेल्थ के मामले में इन्होंने एक कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने काम किया था, और वो कब किया था देखिए, 1854 में, सॉरी 1854 में नहीं, सॉरी उसके बाद तो ये आया ही ना, 56 में इन्होंने बनाया था गणेश की गैर, क्या बनाया था, गणेश की गैर बनाया था। लेप्रोसी ये असाइलम है, कौन सा, लेप्रोसी असाइलम है, यानी कि यहाँ जो टीबी के पेशेंट हैं उनका क्या होता है, इलाज होता है, क्या होता है यहाँ, और ये कहाँ है, गणेश की गैर आपका भवाली में आपको देखने को मिलेगा, भवाली नैनीताल में, ठीक है? कहाँ देखने को मिलेगा, भवाली नैनीताल में ये देखने को मिलेगा। सॉरी, टीबी नहीं, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, गणेश की गैर, ठीक है? अब ये मुझे पता नहीं कुष्ठ रोग को ही या टीबी कहते हैं आई थिंक, या मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसके लिए बहुत सॉरी, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन उन्होंने गणेश की गैर बनाया था कहाँ, भवाली नैनीताल में, कुष्ठ रोगियों के लिए। हिंदी में कुष्ठ रोगी है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो गणेश की गैर हमको कहाँ देखने को मिलती है, आपका भवाली में देखने को मिलती है, ठीक है? आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं भी अगली वीडियो में इसको बता दूंगा कि ये एक्चुअली कुष्ठ रोग होता क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज होती है, जहां तक मैं हिंदी में इसको समझ पा रहा हूँ, इंग्लिश में फिर हम देखेंगे, ठीक है? लेप्रोसी या सलाइन में से कुष्ठ रोग वही होता है, स्किन से रिलेटेड जो होता है ना, लेप्रोसी, हाँ वही है, ठीक, थैंक यू, वही है, सॉरी। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन हमारा छोड़ने लगती है, तो ये क्या होता है, कॉन्टेजिनियस होता है, तो इस वजह से इनके लिए अलग से क्या बनाया था, आपका असाइलम बनाया था। सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, गणेश की गैर इन्होंने भवाली में बनाया था। और ये कुष्ठ रोगी जो होता है ये स्किन से रिलेटेड ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, हमारा मांस छूटने लगता है, एक प्रकार की एलर्जी टाइप होती है। तो इस वजह से इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था, एक असाइलम बनाया था। और एक कंटेजिनियस होता है कि एक इंसान को तो दूसरे को भी हो सकता है, इसलिए इनके लिए क्या बनाया था, सेंटर बनाया था इन्होंने, कहाँ, भवाली आपका नैनीताल में, ठीक? अब ये कन्फ्यूजन भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? अब इन्होंने जो सबसे अच्छे काम किए थे वो फॉरेस्ट को लेके किए थे, किसको लेके किए थे, आपके फॉरेस्ट को लेके किए थे, ठीक है? अब देखिए फॉरेस्ट के साथ इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है?
हमें देखते हैं अब इन्होंने फॉरेस्ट के साथ ही क्या क्या किया था। फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में सबसे पहले 1858 में क्या करते हैं, ठेकेदारी प्रथा बंद करा देते हैं। ठेकेदारी प्रथा ये क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ठेकेदारी प्रथा क्या थी, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ट्रेल के समय भी ये ठेकेदारी प्रथा उन्होंने उन्होंने साल के पेड़ों की ठेकेदारी बंद कराई थी। लेकिन इन्होंने फिर क्या करा, अब क्या हुआ, ठेकेदारी जब देने लगे, हमने क्या पढ़े हैं, आपके जो वन आंदोलन पढ़े उसमें भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि बहुत ठेकेदारी, जैसे चिपको आंदोलन में साइमन कंपनी आई थी, ठेका लेके ही आई थी पेड़ काटने के लिए, तो उसी प्रकार से और भी कंपनी आ रही थी। तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, वो अंधाधुंध कटान कर रहे थे वृक्षों का। तो हेनरी रैमजे को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या करी, ठेकेदारी एकदम बंद कर दी। और 1861 में फिर वो पहला वन बंदोबस्त लेके आते हैं। अभी तक लैंड रिफॉर्म हो रहे थे, अब फॉरेस्ट रिफॉर्म होंगे। देखो, वनों का बंदोबस्त करते हैं, वनों का बंदोबस्त करते हैं पहली बार, कब, आपका 1861 में, ठीक है। अब जब ये कर लेते हैं तो वो बुलाते हैं 1865 में जर्मनी से। अब जर्मनी की हेल्प से करते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ अभी, ठीक है, किसकी हेल्प से, वो है भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एक वन अधिनियम लेके आएंगे। वो किसके अंडर ले, किसकी किसकी हेल्प से लेके आते हैं, जर्मनी की हेल्प से लेके आते हैं। और जर्मनी से बुलाते हैं वो डेंड्रिच बेंड्रिच को, डेंड्रिच बेंडिच बेंड्रिच बेंड्रिच, इनको बुलाते हैं वो कब, 1965 में। और इनसे कहते हैं कि यार आओ और हमारे वनों को देखो और इनको कंजर्व करने के क्या क्या रास्ते हैं और किस तरीके से वन नीति लाई जा सकती है जिसकी वजह से विलेजर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से क्या कर सके, अपना अपना यहाँ पे व्यापार भी कर सके और जंगल भी बचे रहे। तो डेंड्रिच बेंड्रिच आते हैं और फिर क्या करते हैं, ये पहला वन अधिनियम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, फर्स्ट वन अधिनियम ये लेके आते हैं। अधिनियम, पहला अधिनियम लेके आते हैं, वन अधिनियम कब लेके आते हैं, ये आपका 1874 में, नहीं सॉरी 1864 में ही, जब बुलाया तो तभी तो लेके आएंगे, सॉरी 1864 में पहला वन अधिनियम लेके आते हैं, ठीक है। वनों का बंदोबस्त सबसे पहले कब होता है, 1861, वो खुद ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्या चाहिए थी, एक वन नीति चाहिए थी, अधिनियम चाहिए था, वन नीति या वन अधिनियम उनको चाहिए था, जिसके कारण वो क्या कर सके, थोड़ा रेगुलेट कर सके चीजों को, वो वनों को क्या कर सके, वो रेगुलेट कर सके। तो इसके लिए वो किसको बुलाते हैं, जर्मनी से बुलाते हैं, किसको, डेंड्रिच बेंड्रिच को। और वो आके फिर क्या बनाते हैं, फर्स्ट वन अधिनियम बनाते हैं। और वो कब बनाते हैं, 1864 पे। और इसी में 1864 में ही सबसे पहला क्या बनता है, हमारा वन डिपार्टमेंट भी बनता है। क्या बनता है, वन डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। अब ये अलग अलग बनते हैं, ठीक है, ये इंडिया में तो बन ही रहा है। अब कुमाऊं और गढ़वाल में क्या बनता है, अलग अलग बनता है, ठीक है। पहला वन अधिनियम कब लेके आए आप, 1864 में लेके आए। लेकिन वन बंदोबस्त पहला कब हुआ, 1861 में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। 1861 में आपका वन बंदोबस्त हो गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1864 में आपका पहला वन नीति आ रही है। कौन सी नीति आ रही है, वन नीति, यानी कि वन अधिनियम, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट आप लेके आ रहे हो कब, 1864 में। उसके बाद 1868 में कुमाऊं वन विभाग बनता है, कुमाऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके अगले ही साल 1869 में गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है, गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कुमाऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना और गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना। तो सिर्फ एक साल का गैप हमें देखने को मिलता है। 1868 में कुमाऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया और उसके बाद 1869 में गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया। अब आपकी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार डिपार्टमेंट बाद में बने और वन नीति पहले ले आए। देखिए 61 में वन बंदोबस्त करे किसने, पहले तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा बंद करे। सारे काम क्रोनोलॉजिकली हुए हैं, ऐसा कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। देखिए समझिए क्रोनोलॉजी। 1858 में क्या हुई, रैमजे को लगा कि जो ठेकेदार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका जो फॉरेस्ट है उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बंद करा दिया। एक बड़ा कदम वो यहीं पे ले चुके हैं कि हाँ भैया मैंने इनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर 80, अब उस समय पे काम को होने में थोड़ा टाइम तो लगता था और भी उनको काम करने थे। तो 1861 में उनको लगा कि अब क्या करना चाहिए, मेरे को वनों का बंदोबस्त करना, मतलब जैसे हम भूमि बंदोबस्त करें कि कौन सी लैंड में कितना अनाज होगा, उस हिसाब से जैसे उन्होंने 5 को बांटा, उसी वजह से उसी तर्ज पे वनों का भी उन्होंने क्या करा, फिर
बंदोबस्त किया, उन्होंने देखा कि कौन सी जगह में कितने वन हैं, कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जब उनको ये लगा कि हाँ, मैंने अब वन बंदोबस्त कर लिया यार, अब इसके लिए मेरे को क्या लानी पड़ेगी, वन नीति लेके आनी पड़ेगी एक बहुत अच्छी, जिसकी वजह से क्या हो, उस नीति की वजह से क्या हो, मेरा भी फ़ायदा निकल जाए और जो गाँव वाले हैं, जो मेरी जनता है, जो मुझे राम जी बुलाती है, उसका भी क्या हो, उसको भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने क्या करा 1864 में डैंड्रिच बेंटिस को कहाँ से बुलाया, जर्मनी से बुलाया कि आप जो डैंड्रिच बेंटिस है वो बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है? उन्होंने बहुत काम किया एनवायरनमेंट को लेके, तो उन्होंने उसको बुलाया। तो उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में आए, फिर उन्होंने काम धंधा किया, यहाँ जो भी सर्वे वर्वे किया होगा उसकी हिसाब पे एक वन नीति बनाई। अब वन नीति जब बनाई और उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, कहाँ आपका उधर उत्तराखंड के जंगलों में इम्प्लीमेंट किया। तो अब उन क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना दोहन हो रहा है, रुक रहा है नहीं रुक रहा, अब इस पे निगरानी कौन रखेगा? उसको कोई सुपरविजन करने के लिए भी तो चाहिए। अब उसके लिए हम हमेशा तो ये नहीं कि बैंडिट एनजी जंगलों में जाएंगे या रैमजे क्या करेंगे, जंगलों में जाएंगे अपने सिपाहियों को जंगल जा जाके देखेंगे कि कौन गलत तरीके से पेड़ काट रहा है या क्या कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए क्या बनना है, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से 1868 में क्या बनता है, सबसे पहले कुमाऊं में क्या बनता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपका बनता है। उसके बाद उसी के तर्ज पे 1869 पे फिर गढ़वाल में क्या बनता है, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं आपका हेनरी रैमजे वनों के को लेके एक बहुत अच्छा अपना काम करते हैं। वन बंदोबस्त जो हम फर्स्ट वन अधिनियम जो हम देखते हैं वो 1864 और 65 में, ठीक है? अगर कभी ऑप्शन में अगर आपको इकलौता 64 दिख रहा है तो आप इसमें टिक करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली 1865 में पहला वन अधिनियम हमको देखने को मिलता है। और किसके द्वारा, बेंड्रिस डेंड्रिस के द्वारा। कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जब उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो गया तो पहला जो फिर एक इंडिया के रिलेटेड भी देख लेते हैं। 1878 में 1878 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा, भारतीय वन अधिनियम हमारे क्या किया गया, पारित किया गया। और इसी अधिनियम के तहत, भारतीय वन अधिनियम के तहत फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून भी फिर खोला गया, जो आजकल हम एफआरआई के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है? ये कब खुल गया था, 1878 में। इसके भी हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसके साथ इसका नाम चेंज हो गया, एफआरआई हुआ 2006 में, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से इसका नाम फिर एफआरआई कैसे बना, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस अभी हम ये जान लेते हैं कि 1878 में भारतीय वन अधिनियम आया, पहला भारतीय वन अधिनियम आया और उसके तहत पे क्या बनाया गया, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बनाया गया, ठीक है? अब देखिए आगे क्या किया, ठीक है? उसके बाद ये वन नीति वाला हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया था कि जो 1863 में हमने लैंड रिफॉर्म किया था ना, लैंड रिफॉर्म 1860 से लेके 63 तक 5 भाग में तो भूमि को बांटा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम अभी अब जब रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें आप सुनते होंगे खसरा नंबर। खसरा नंबर का इंट्रोडक्शन भी बैकेट ने ही किया था, इसी साइंटिफिक वाले आपका किसमें, लैंड रिफॉर्म में, ठीक है? तो खसरा नंबर का सिस्टम कब से शुरू होता है, 1863 से शुरू होता है, लैंड रिफॉर्म बाय बैकेट से, ठीक है? ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद 1868 में कुमाऊं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना और 1869 में आपका गढ़वाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, ठीक है? फिर 1878 में भारतीय वन अधिनियम आता है, जिसके तहत पे क्या बनता है, आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बनता है, ठीक है? और उसके बाद फिर 1874 एक डेट और हमको देखने को मिलती है। इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, अभी तक हम जो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर आ रहे थे, ठीक है? और हमने पढ़ा भी था कि हम इंडिपेंडेंट एक कुमाऊं कमिश्नरी बन गए थे, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, अब जो हमारा नॉन रेगुलेटिंग जोन था, नॉन रेगुलेटिंग जोन जो हमको घोषित करा था कुमाऊं को, वो क्या हो जाता है, अब अबॉलिश हो जाता है, मतलब एरिया फ्री हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, कुमाऊं रूल्स आ जाते हैं। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम क्या पढ़ लेंगे, आपका ये कंट्रीब्यूशन इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो उसमें कुमाऊं रूल्स क्या थे उसके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इस पे ये फिर अगर नॉन रेगुलेशन जोन हट गया है तो फिर अब थोड़ी सी कुमाऊं कमिश्नर की क्या हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स फिर अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे, जिनको क्या बोला गया, कुमाऊं रूल्स बोला गया। और उस रूल में क्या क्या था वो तब हम जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो वहाँ इसको हम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है? अभी हम ये जानते हैं कि हेनरी रैमजे के ही टाइम रेंज में क्या हुआ था, नॉन रेगुलेटिंग जोन से क्या आ गया था उत्तरा कुमाऊं
बाहर आ गया था। ठीक है? उसके बाद एजुकेशन पे वर्क देखते हैं किसका, आपका हेनरी रैमजे जी का। ठीक है? देखिए, अब एजुकेशन में भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। इनके स्कूल में काफ़ी क्या खुले थे, आपके स्कूल खुले थे, जैसे शेरवुड स्कूल है। कहाँ है शेरवुड स्कूल? आपका नैनीताल में। जितने भी मैक्सिमम स्कूल ये हैं, ऑल नैनीताल में ऑल सेंट स्कूल, ऑल सेंट स्कूल इन्हीं के टाइम पे खुला था। बिड़ला जो हम स्कूल आजकल देखते हैं, वो इन्हीं के टाइम पे खुला था। उस समय पे इसका नाम क्या था? स्टैनली। क्या नाम था उस समय? स्टैनली नाम था उसका। सेंट मैरी, ये एक गर्ल्स कॉलेज था। सेंट मैरी इन्होंने खोला था। और वैली जेली एक और स्कूल और था। अभी इतना डीप हमें जाने का जरूरत नहीं, बस कुछ स्कूल इनके उसमें खुले थे। इसमें शेरवुड खुला था आपका 1867 में, नैनीताल में खुला था। 1869 में ऑल सेंट स्कूल खुला था। 1877 में आपका बिड़ला, जिसका पुराना नाम सेंटली था। और सेंट मैरी कब खुला था? 1878 में। ठीक है? ये गर्ल्स स्कूल था। ठीक है? सेंट मैरी गर्ल्स, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये इन्होंने एजुकेशन के उसमें काम किया था। ठीक है? इतने स्कूल इन्होंने यहाँ खोले थे। शेरवुड, अमिताभ श्री, अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टरों ने यहाँ से पढ़ा हुआ है। सेंट मैरी एक गर्ल्स कॉलेज था। ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है? सेंट मैरी कभी पूछ जा सकते कब बना था और कैसा था, तो गर्ल्स था और 1878 में ये बना था। ठीक है? उसके बाद रिटायर हो जाते हैं हमारे कौन, आपके हेनरी रैमजे। और इस तरीके से इनका रीन क्या होता है, यहाँ खत्म होता है। ठीक है? 18 नहीं, अभी एक चीज और बच गई इसमें, सॉरी। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो हम भूल गए इनके बारे में। इनको भाबर का विश्वकर्मा बोला जाता है। भाबर वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है? तराई वाला, सॉरी, भाबर जो है तराई वाला रीजन, तराई रीजन। तराई रीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने तराई को लेकर ना बहुत काम किया। जैसे हमने बोला लैंड रिफॉर्म वाला, तो मेनली जो फोकस था किस पे था, सॉरी, मेनली जो फोकस था वो तराई वाले रीजन पे ही था। कि तराई वाले रीजन से ही मैक्सिमम क्या आ सकता था, आउटपुट आ सकता था, और वहीं से उनको क्या हो सकता था, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था। तो इस वजह से क्या करते थे, तराई वाले पे क्या करते थे, बहुत काम करते थे। तो इसी तर्ज पे इन्होंने क्या किया था, 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड निकाला था इन्होंने। तराई भाबर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट फंड इन्होंने क्या किया था, बनाया था किसके लिए, तराई और भाबर को सुधारने के लिए। यानी कि तराई और भाबर की क्या स्थिति को सुधारने के लिए एक फंड ही इन्होंने अलग से बना दिया था। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, तराई का विश्वकर्मा, विश्वकर्मा ऑफ तराई रीजन। ठीक है? इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका तराई का विश्वकर्मा इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से फिर 83 में ही इनका क्या हो जाता है, यहाँ से ये रिटायर कर जाते हैं 83 लास्ट 84 में। और उसके बाद फिर 1892 में फिर रिटर्न कर जाते हैं अपने होम टाउन स्कॉटलैंड। ठीक है? फिर वहीं जाके अपना फिर इनके अपने बच्चों के साथ वहाँ चले जाते हैं। और इन्हीं के मतलब हेनरी रैमजे बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे। काफ़ी लंबा रीन था इनका। और इनके 3 बंगले हमको देखने को मिलते हैं। 3-3 बंगले थे इनके। एक था आपका तराई वाले रीजन में, एक था नैनीताल में, और एक अल्मोड़ा में। 3 तो हमको इनके बंगले देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ रहे हैं। बहुत बहुत एक्सप्लोर किया था उत्तराखंड को इन्होंने, और बहुत सारे अच्छे काम भी इन्होंने करे थे। जैसे तराई फंड निकाला था, आपका डिज़ास्टर को लेके इन्होंने काम किया था। उसके बाद थाना बनाया था रानीखेत में। लैंड रिफॉर्म कराया सबसे बेहतरीन, जिसको 5 भागों में, हमको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भागों में बाँटा वाला, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है? उसके बाद खसरा सिस्टम ये लेके आए। तो इस प्रकार से, और स्कूल भी इन्होंने काफ़ी बनाए। तो इस प्रकार से हेनरी रैमजे भी फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। हेनरी रैमजे के बाद जो हमको कुमाऊँ कमिश्नर देखने को मिलते हैं, फिर उनके रीन पे उतने ज़्यादा कुछ काम नहीं हुए। फिर हमको खाली लिस्ट ही देखने को मिलती है। इनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे आर्किंसन है आपके, उसके बाद रॉबर्ट्स हैं, इनके उसमें कुछ काम हुए थे। और भी कुछ हैं आगे हमें देखने को मिलते हैं। हेम्बरले देखने को मिलते हैं, कैंपर देखने को मिलते हैं, पी विंडा में भी आपके कुमाऊँ वाटर रूल्स लेके आएँगे। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, जो कुमाऊँ कमिश्नर है वो खत्म हो जाएँगे। इनके बारे में ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सारे तो नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है, ग्रीक है, हेम्बरले है, इनके बारे में हमको 1-1, 2-2 पॉइंट देखने को मिलते हैं कि इनकी रेन में क्या-क्या हुआ था। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो आज की वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और यदि मेरे से कोई फैक्ट गलत पढ़ाया गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैक्सिमम कोशिश रहती है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन
गलत इन्फॉर्मेशन कभी-कभी हो जाती है क्योंकि बुक्स में भी जो हम कंटेंट देखते हैं वो काफ़ी वेरी करता है, तो उस वजह से कभी-कभी हम क्या कर देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हमको भी मिलती है, तो उसी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है, तो उसके लिए वेरी, वेरी सॉरी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।